नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं अखिलेश के भड़काऊ राजनीति की। नेपाल में हुई हिंसा को लेकर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बयान दे रहे हैं कि अगर ऐसे ही वोट चोरी होती रही तो जो हुआ नेपाल में, जो कुछ भी नेपाल में हुआ, ऐसा भारत में भी हो सकता है। भारत में लोग सड़क पर उतर सकते हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश जी को पता होना चाहिए कि नेपाल में जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है और उनकी सरकार को भी जनता भ्रष्टाचार के चलते नकार चुकी है। अखिलेश के बयान से बचे सियासी घमासान के बीच सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगता है कि भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अखिलेश यादव नेपाल की तुलना भारत से क्यों कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। ये क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव? देश के युवाओं को भड़काकर उन्हें सड़क पर उतारना चाहते हैं, जैसा पड़ोसी देश नेपाल में हुआ। क्या भारत में भी अखिलेश यादव नेपाल की तरह हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ कराने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं? लखनऊ में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। इस दौरान अखिलेश यादव को सिख समुदाय ने पगड़ी पहनाई। इसके बाद नए अवतार में आए अखिलेश ने कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाकर भड़काऊ बयान दे दिया। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन लगातार केंद्र सरकार की घेराबंदी करने में लगा है। मुद्दे को हवा देने के लिए सदन से सड़क तक प्रदर्शन किए गए। ठीक एक दिन पहले रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर एक बार फिर सबूतों के साथ हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे पर भड़काऊ बयानबाजी की तो बीजेपी ने उन्हें घेरने में देर नहीं की। उनको समझना होगा कि नेपाल में जो कुछ वहाँ के युवाओं ने जो आंदोलन किया वो भ्रष्टाचार, वहाँ की सरकार की भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ था। यही कारण है कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर उनकी सरकार को खारिज किया। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रही है, लेकिन अब नेपाल की हिंसा का उदाहरण देकर अखिलेश यादव खुद गिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, रत्नेश मिश्रा जी। बहुत स्वागत है रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा के विनय सिंह जी। बहुत स्वागत है विनय सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ परमवीर सिंह जी। बहुत स्वागत है परमवीर सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सपा से ये सवाल है, विनय सिंह जी, कैसा ये बयान दे रहे अखिलेश यादव? क्या नेपाल की तुलना भारत से की जा सकती है? युवाओं को भड़काया जा रहा है। देखिए, तुलना भारत से किसी की नहीं की जा सकती है, लेकिन जो हिंदुस्तान में इस समय हाल है, जो उत्तर प्रदेश में जो हाल है, आपको लगता है कि युवाओं के पास रोजगार है? कैसे वो आप ये बताइए, जो नेपाल में हुआ वो सही है? जो कुछ हुआ, जितना नुकसान हुआ, गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन जो हुआ क्या वो सही, आप इसे सही मानते हैं? या तो हमें बोलने दीजिए, अगर आपने पूछा है। या तो आपको एजेंडा चलाना है तो केवल चलाइए। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई आपको पता है क्या है? 170-180 रुपए में सरसों का तेल मिल रहा है, 25 रुपए में आलू मिल रहा है। प्याज कहां पहुंचा है? टमाटर कहां पहुंचा है? आदमी जीवन कैसे जिए? आखिर हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास आप करेंगे तो जरूर जन क्रांति होगी। इसे जन क्रांति कहते हैं। जब लोग परेशान हो जाते हैं, जब लोग जो है त्रस्त हो जाते हैं, तो सड़कों पर आना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। क्योंकि वोट चोरी जिस तरह से कर करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पुलिस को लगा करके, प्रशासन को लगा करके, अपने सिस्टम को लगा करके लोकतंत्र को तहस-नहस कर दिया है। संविधान उसके सामने कुछ है ही नहीं है। संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं तो कहूंगा युवाओं से
तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने आप को तैयार नहीं करोगे सरकार के खिलाफ, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है विनय सिंह जी, आप बने रहे मेरे साथ। आपकी बात आप जो कह रहे हैं इस पर ये भी है, नेपाल में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो युवा थे वो सड़कों पर उतरे ना, और जो नेताओं के जो बच्चे थे जिन्हें नैप किट्स कहा जा रहा था, नैपो किट्स कहा जा रहा था, उनके लिए था ना। लेकिन यहाँ तो आप रोजगार की बात करें, ठीक है इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के नेता भी है। यहाँ नहीं है क्या, जैसा कौन सी इंजीनियरिंग, कौन सी डिग्री लेकर के, कौन सा कंपटीशन पास करके आए? ठीक है आप बने रहे क्योंकि इसका जवाब ले लेते। रत्नेश मिश्रा जी, बीजेपी तो कहती है ऑल गुड है, लेकिन यहाँ सपा प्रवक्ता तो विनय सिंह कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है और आखिरकार ऐसी नौबत आ जाएगी कि युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, नेपाल की सरकार की और वहां की जो पार्टी सरकार में थी उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, वो किस विचारधारा का दल था, ये भी हमें समझना पड़ेगा। वहां पर साम्यवादी सरकार थी और साम्यवाद का इस देश में सबसे बड़े प्रवर्तक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी माने जाते हैं। समाजवाद वहीं से निकल कर आया है जिस समाजवाद की ये बात करते हैं। वहां पर नेताओं के बेटों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उनके घरों को फूका गया। क्यों? तो यहाँ भी मारा जाएगा। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्या है भाई मैं ऐसे डॉग बाइट नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, मैंने आपको शांति से सुना, आप भी सुनिए। मैं ऐसे डॉग बाइट नहीं कर पाऊंगा। ताकत ही नहीं है। विनय सिंह जी एक सेकंड। विनय सिंह जी, जब मैं बोल रही थी तो आपको दिक्कत हो गई थी, तो अब आप भी सुन लीजिए। मैं चुप हो गई, फिर आपने अपनी बात रखी। अब जरा रत्नेश मिश्रा को बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। बोलिए रत्नेश जी। मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका क्या? इसी तरह लोकतंत्र में यही होता है कि अपनी बात कह लो और फिर दूसरे को रत्नेश जी अब बोलिए, उसके बीच में कुछ यही होता है लोकतंत्र का मतलब। नहीं, यही होता है लोकतंत्र का मतलब। नहीं, लोकतंत्र का मतलब यही होता है। समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र यही है। रत्नेश जी टॉपिक पर आइए। ठीक है रत्नेश जी, एक सेकंड, टॉपिक पर आइए। अरे मैडम इस तरह अगर शाखामृग जैसा व्यवहार होगा तो कैसे बोलूंगा? मैंने सुना ना, मेरी सरकार पे मेरे नेताओं को टारगेट किया गया, मैंने सुना ना। मैंने अपनी बारी का इंतजार करिए, इनसे कह दीजिए ये भी करें। आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। मैं एक चीज बड़ी तरह स्पष्ट कर दूं कि नेपाल में साम्यवादी सरकार थी, समाजवाद के परिवर्तन वाली सरकार थी। उन्होंने घनघोर भ्रष्टाचार किया। नेताओं ने अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपने नाती को, अपने चाचा को, अपने भतीजे को, अपने जीजा को, अपने मामा को, अपने मौसा को प्रमोट किया। उसका परिणाम रहा कि जो वहां का एक क्या कहते हैं संभ्रांत वर्ग का जो बच्चा था, जो सामान्य परिवार का था, वो राजनीति के एक पूरे के पूरे नजरिए से बाहर चला गया। भारत में ये होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कब होगा? जब परिवारवादी लोग खुद ही प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, खुद ही मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मेरा भी अधिकार है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरी दादी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो जनता इसके खिलाफ विद्रोह जरूर करेगी। और भारत में जनता विद्रोह हथियार, बम, बारूद लेके नहीं करती है। भारत में 2014 में जनता ने विद्रोह कर ही दिया। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ पे कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन रत्नेश जी ये तो आरोप लग रहे हैं ना बीजेपी पर, वोट चोरी के इसलिए आरोप लग रहे हैं। रत्नेश जी इसीलिए वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। मैडम थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूं। 2017 में अखिलेश यादव को नकार कर कहा कि अपने पिता के मुख्यमंत्री बने होने के कारण अपने पिता के नाम पे 2012 में चुनाव जीत कर आने वाले अखिलेश यादव को हम नहीं चाहते। हम किसी भी परिवारवादी व्यक्ति को नहीं रहने देंगे। रत्नेश जी अभी परिवारवाद पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए, मेरे पास समय बहुत कम है, इसी में हमें डिबेट करनी है। ठीक है रत्नेश जी, आपकी बात फिर से रखूंगी मैं। एक सेकंड आप रुकिए। छोटा सा पॉइंट है, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, छोटा सा पॉइंट है। एक तो सपा के प्रवक्ता ने बीच में बोल के पूरा रिदम खराब कर दिया। अब आ जाते, देखिए इस भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, लौटेंगे रत्नेश जी आपके पास, लौटती हूँ मैं आपके पास। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और परवेज सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। मयूर लौटूंगी मैं आपके पास, जरा राजनीतिक विशेषज्ञ से मैं जानकारी ले लेती हूँ। सर ये बताइए, ये अब पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अब नेपाल, क्या लगता है वहां की स्थिति और भारत की स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत पे भी ऐसा हो सकता है? ये जो बयान इस तरह से दिए जा रहे हैं, क्या ये मैसेज जा रहा है युवाओं में? श्रीलंका की स्थिति या बांग्लादेश की स्थिति एक सामान्य नहीं है। हम तीनों को एक ही पैरामीटर पर रखकर माप नहीं सकते हैं।
हमारे यहाँ पर भारत में एक ही राज्य के अंदर कई कई दल होते हैं जो राजनीति करते हैं और सत्ताओं में आते जाते रहे हैं। नेपाल में, बांग्लादेश में ऐसा नहीं था, वहां पर एक तो परिवारों के बीच में ही बंदरगांठ चल रही थी, जिस वजह से स्थिति पैदा हुई थी। भारत का संविधान और इन देशों के संविधान में जमीन आसमान का अंतर है। और एक वो शेर होता है, एक शेर है वो, जला है जिस्म जहां तो दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब रात तो जुस्तजू क्या है। वहां पर उनका जो विद्रोह हुआ था वो केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और वहां की जनता ने किसी को नहीं छोड़ा, क्या सरकार क्या विपक्ष। नेपाल की स्थिति हम देखते हैं तो नेपाल में व्यापारियों के, विपक्षी नेताओं के, सरकार के नेताओं के, अफसरों के, थानों के ऊपर भी हम अटैक हो रहा है और ये बहुत दुखद स्थिति है। और अगर कोई राजनीतिक दल ये समझता है कि अगर ऐसी वो आग लगाएंगे और वो नहीं जलेंगे, उनके हाथ नहीं जलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। नेपाल का सब स्पष्ट उदाहरण सबके सामने, वहां पर विपक्षी नेताओं के घर पर भी तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। उनका विरोध केवल मात्र इस चीज से है कि नेता जो कभी साइकिल पर घूमते थे आज हेलीकॉप्टर और 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और जनता वहीं घूम रही है। समाजवाद या कम्युनिज्मवाद का नारा देकर जो नेता कभी जनता के बीच में आए थे, उनके अरबों रुपए के घर हैं आज नेपाल के अंदर। उनका गुस्सा इस बात से था। तो भारत में भी अगर कोई नेता ये समझता है कि वो इस तरीके की आग लगाएगा और वो अपनी 1 करोड़ या 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के चुपचाप निकल जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये भी भूल जाए कि भारत में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है, जो सनातन वैल्यूज है, उसके अंदर विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे पास, भगवान से विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार नहीं है। और भारत में बड़े बड़े मुद्दे आए लेकिन कभी भी इस तरीके की हिंसा नहीं हुई। जो छोटे मोटे घटनाएं हुई हैं वो भी नेताओं के भड़कावे पर हुई थी, लेकिन बहुत छोटे समय तक हुई थी। तो भारत को तो स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये अब एक चीज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो ये नेता मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो गई है। क्षेत्रीय दलों ने अपनी पॉलिटिक्स की लाइन एंड लेंथ छोड़ दी है। वो कांग्रेस के झूठे नैरेटिव, वोट चोरी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी नैया केवल झूठे नैरेटिव पर पार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अखबारों के अंदर, चाहे इंग्लिश अखबार हो चाहे हिंदी अखबार हो, रोज एडिटोरियल कॉलम आते हैं। जो वोट चोरी का मुद्दा गढ़ा गया था। ठीक है सर, आप बने मयूर का जरा रुक कर लेते। मयूर, ये लगातार मामला बढ़ता जा रहा है, इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है ना। बिल्कुल, देखिए कल जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं वहां पर मौजूद था और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो थोड़ी देर रुके और उन्होंने सोचा कि उस पर क्या जवाब देना चाहिए। तो क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल में जिस सेम पैटर्न में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो उन्होंने उसको भारत में जो बेरोजगारी है, जो युवाओं को लेकर चीज़ें हो रही हैं, उसको जोड़ते हुए कहा कि अगर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी तो विदेशों में जो चीज़ें अपनाई जा रही हैं, हो सकता है कि सड़कों पर यहाँ भी युवा उतरें अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ। इस तरह से उन्होंने इस बात को एलैबोरेट करके बताने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि तमाम लोग जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि जो श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल भारत से अलग है। भारत में शायद इस तरीके की परिस्थितियाँ कभी ना बने। वहाँ पर जो एक धन विशेष की बातें की जाती हैं, एक जो वहाँ की अलग पॉलिटिक्स है, वहाँ पर राजाओं का शुरुआत से राज रहा है, उसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, तो एक तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं और कितना भयावह दृश्य है नेपाल में देखने को मिला। लेकिन भारत का कल्चर अलग है, तो यहाँ पर शायद ऐसी चीजें ना हो। लेकिन ये जो मामला है फिलहाल तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस तरीके की बात की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि जैसी हिंसा विदेशों में हो रही वैसी हिंसा यहाँ पर होने लगेगी, उस तरीके से लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आएंगे और वो सही है, ऐसा उन्होंने इसको सही नहीं ठहराया है। लेकिन अपने हक के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए उन्होंने ये बातें कही है कि युवा जो है सड़कों पर उतरते हैं और धरना प्रदर्शन युवाओं के वैसे भी प्रदेश भर में या देश भर में चलते रहते हैं अपने रोजगार को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, उस चीजें से जोड़कर उन्होंने ना। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने अगर ये बात कही है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा तो वो उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। क्या जो चीजें विदेशों में हो रही हैं ऐसी चीजें यहाँ पर होंगी तो क्या उसका समर्थन करेंगे या फिर उसको रोकने का काम करेंगे, या फिर वो कुछ और कहना चाह रहे थे? विनय जी, आप साफ है, सबको, आपको भी समझ में आया है और पूरे देश को भी समझ में आया। हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान डिफरेंट है। अभी उन्होंने, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला का स्क्रिप्ट जो लेकर के बैठे थे, उन्होंने एक चीज तो क्लियर बताया है कि हमारा संविधान जो है अलग है, हमारे का लोकतंत्र अलग है, डिफरेंट है सारे देशों से। लेकिन इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि जो स्थिति आज हिंदुस्तान के अंदर है युवाओं के साथ, क्या मयूर जी आपको नहीं लगता है
यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, क्या नहीं लगता है अगर सरकार उस पर सकारात्मक काम नहीं करेगी तो क्या युवाओं को सड़क पर नहीं आना पड़ेगा? यहाँ क्रांति होती है, यहाँ क्रांति होती है, आंदोलन होता है। यह गांधी का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा रचित देश है। यहाँ पे भी होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। इस सत्ता को खाड़ फेंकने के लिए सड़क पर आएंगे। और इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जोड़ करके उन्होंने कहा कि उनके लड़के क्या है, कौन सी डिग्री लिए है, जैसा कौन से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे बताएं तो, राजनीतिक विश्लेषक कौन से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्या जो कहां से कहां पहुंच के समय जरूर दीजिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के विनय सिंह जी आपके सवालों का जवाब देने के तैयार है। रत्नेश मिश्रा जी, ठीक है विनय सिंह जी, हाँ रत्नेश जी बोलिए। हो जाने दीजिए। देखिए विनय सिंह जी को कह दीजिएगा कि आप बीच में ना बोले, सुनने। हाँ बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव, मैं पूछना चाहता हूँ अगर अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे ना होते तो कौन सा सामाजिक आंदोलन उन्होंने किया है जो उनको मुख्यमंत्री बनना है? राहुल गांधी अगर राजीव गांधी के बेटे ना होते तो कौन सा सामाजिक आंदोलन किया है? कौन सा उन्होंने? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रत्नेश जी एक सेकेंड, बीच में नहीं। विनय सिंह जी एक मिनट पहले रत्नेश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दें, फिर आप अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए रत्नेश जी। केवल चिल्लाने से नहीं होगा, जो करने से नहीं होगा। जवाब दीजिए, तथ्यात्मक जवाब दीजिए। किसी तरह पोल खुलती है तो दर्द होता है। मैंने पूछा ना अखिलेश यादव के नाम के आगे से मुलायम सिंह का नाम, राहुल गांधी के नाम के आगे से राहुल गांधी ये डिग्री खुल चुका है। जिनको जनता ने रात मार के सत्ता से बाहर चुका है, जिनको जनता ने ठीक है, अब ये किसी की भी बात सामने नहीं आ पा रही। एक मिनट रत्नेश जी और एक मिनट विनय सिंह जी, आप पहले शांत हो जाइए, उसके बाद फिर आगे बात, क्योंकि बहस हो रही है, इसमें किसी की भी बात क्लियर नहीं होगी। एंकर महोदय, मैंने विनय सिंह को एक बार भी नहीं टोका। ये समाजवादियों की आदत है, जब इनकी पोल खुलती है तो बीच में मिमियाने लगते हैं, पिटाने लगते हैं। ये नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस पर के नेता मुझे पता है। ठीक है रत्नेश जी एक सेकेंड, आपने कहा लेकिन आवाज तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं, क्रांति होगी, चोरी बंद हो गई है, तो ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। मैंने तुमको रत्नेश जी एक सेकेंड और विनय जी एक मिनट रत्नेश जी, ठीक है मैं आप दोनों से सवाल ले लेती हूँ। मैं परमवीर जी आप कुछ बता रहे थे, बहस करने से कोई मतलब नहीं, इसमें जो टॉपिक पर बाकी नहीं हो पा रही, एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं। रत्नेश जी ने आरोप लगाया कि अगर अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया। विनय सिंह जी आप इस पर जवाब ना देकर बहस शुरू हो गई है। अरे जवाब तो मैं देखिए अंकर महोदय, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो जवाब भी तो ले ले रत्नेश जी, एक मिनट, जब आपने सवाल किया तो वो जवाब दे रहे हैं। ये बीच में ऐसे पूछ के बोलते हुए चले जाएंगे, ये बोलते रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है आप दोनों के पास मैं नहीं आऊंगी क्योंकि आप लोग बहस कर रहे हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं है। परमवीर जी आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट परमवीर जी। मैडम देखिए, मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को, जो समाजवादी सिपाही थे। उन्होंने कहा था कि समाजवादी नेताओं को संपत्ति और संतति के लोभ से बचना चाहिए। क्या भारत में आज जो लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं वो संपत्ति और संतति यानी कि संतान के लोभ से बचे हुए हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन नेताओं का कोई भी वेरीफाइड बिजनेस पॉइंट या कोई जमीन जायदाद खानदानी ऐसी नहीं है जहां से इनकी सोर्स ऑफ इनकम का पता चल सके। वो लोग खुद दम भरते हैं कि हम लोग कोई व्यापार नहीं करते। जब व्यापार नहीं करते, करोड़ों रुपए की गाड़ियां चार्टर्ड फ्लाइट से कहां से उनके पास आती हैं, कहां से आती हैं? तीसरी बात, वो लोग कहते हैं कि जनता हमें समर्थन देती है, तो जिन जनता का वो नाम समर्थन की बात करते हैं वो तो गरीब लोग हैं उनके कहे हिसाब, तो वो इतना कितना चंदा दे देते हैं कि नेताजी के पास 2-2 करोड़ की गाड़ियां आ जाती हैं। नेपाल के अंदर यही समस्या थी, वहां पर भी जो नेताओं के घरों में आज आगजनी हो रही है, उन नेताओं का कोई वेरीफाइड सोर्स ऑफ इनकम नहीं, लेकिन फिर भी वो हजारों करोड़ के आलीशान बंगलों में रहने वाले नेता कैसे बन गए? गुस्सा जनता का इस चीज से था।
भारत के साथ इसका कोई भी कंपैरिजन कभी भी नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर नेताओं ने ये बात कही है तो ये बात दूर तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आरोप दागेंगे और भाग जाएंगे। राजनीति सिर्फ आरोप दागने का काम नहीं होती है, आपको समाधान भी देना होता है। और बिना समाधान की राजनीति करने वाले में जनता भारत के अंदर बिल्कुल एक बात आपने सही कही है। परमवीर जी लौटूंगी मैं आपके पास, इसका जवाब दोनों ही नेता से ले लेते हैं, विनय सिंह से भी और रतीश मिश्रा जी से। रतीश मिश्रा जी, है आपके पास जब कोई वेरीफाइड सोर्सेज नहीं है तो कितने ऐसे नेता हैं, किस हिसाब से वो जी रहे हैं, उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, क्योंकि यही आक्रोश नेपाल में देखने को मिला है। देखिए मैं इसका आपको जवाब दे, लेकिन आप इस बात को इंश्योर करिए कि समाजवादी पार्टी के वो नहीं बोलेंगे, पहले आप बोलिए। शाखा अमेरिका व्यवहार जी देखिए, मैंने शुरू में सवाल उठाया था कि जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मैं राजनीति में आया, मेरे घर में कोई सांसद विधायक नहीं बना, मैं साधारण परिवार से हूँ और क्या कहते हैं, राजनीति में अपने दम पर खड़ा हूँ, ना तो कोई नेपोटिज्म है ना कुछ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी और तेज प्रताप और जो भी इनके तमाम सारे जो नेताओं के बेटे हैं, अगर इनके नाम से इनके बाप दादा की विरासत है, तो उन्होंने कौन सा सामाजिक आंदोलन किया, कौन सा संवैधानिक युद्ध लड़ा जो इनको मुख्यमंत्री ही बनना है? आखिर समाजवादी पार्टी के साथी मेरे साथ बैठे, मैं पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के निर्माण से लेकर अभी तक मुलायम परिवार के अलावा कोई व्यक्ति उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं? लोगों का अधिकार बनता है, तमाम सारे कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी में, विनय सिंह जी भी कार्यकर्ता है, इनका भी अधिकार बनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, लेकिन ये जानते हैं कि कभी बनेंगे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मजबूरी है कि सवाल नहीं पूछेंगे। और जहां तक रही कि ये बात की नेता बिल्कुल पूछना चाहिए, अगर पक्ष हमसे सवाल पूछता है जैसा जो किसी को लेकर, तो उसको अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर भी जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कितने शतक मारे। जी, अगर ऐसे आएंगे तो बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे, बहुत सारे नाम सामने आएंगे, इसलिए इसकी बहस पर ना पड़े। हाँ विनय सिंह जी, जवाब ही दे रहा हूँ, जवाब सुन तो लीजिए, समय कम है, जल्दी जल्दी लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, और सुनिए, और अगर विपक्ष के नेतागण ये कहते हैं कि जनता आंदोलन करके सत्ता उखाड़ के फेंक देगी तब उनको सत्ता मिलेगी, तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष के लोगों का ये विश्वास समाप्त हो गया है कि लोग। मयूर, कोई सवाल लेना चाहते हैं आप रतीश जी से? सरकार का परिवर्तन करेगी। विनय सिंह जी आऊंगी आपके पास, एक मिनट। विनय सिंह जी आपके पास आऊंगी। हाँ मयूर, देखिए जो आरोप लगातार नेपोटिज्म के लगाए जा रहे हैं, अगर इस बात पर जाएंगे तो कोई भी ऐसी पार्टी अछूती नहीं है जिसमें ऐसे तमाम नेता हों जिनके बाप दादा राजनीति में रहे हैं, उनका पुत्र है और आगे हो सकता है उनका जो पौत्र हो वो भी राजनीति में है और वो अपना हक को समझे कि हमारे बाप दादा की खड़ी हुई ये पार्टी है और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये तो नेपोटिज्म की बात हो गई। यहाँ पर बात हो रही है युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, जो अखिलेश यादव ने कहा कि सड़कों पर उतरेंगे। तो डिबेट की जो बहस का मुद्दा है वो नेपाल से शुरू हुआ, अखिलेश यादव पर आया और नेपोटिज्म पर आ गया है। तो हमें लगता है कि जवाब उस पर देना चाहिए कि जो बात अखिलेश यादव ने कही है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं जो नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, या फिर वो कुछ और कहना चाह रहे थे, वो अपनी बात को सही से कह नहीं पाए, समझा नहीं पाए। तो बहस इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल विनय जी, यही सवाल उठ रहा है कि ठीक है अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया, लेकिन अब उसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर बेरोजगारी है, युवाओं को परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन नेपाल में जो हुआ, क्या वो सही है इस तरह का विरोध प्रदर्शन? क्योंकि उसमें विपक्ष के नेताओं को भी नहीं छोड़ा क्या? देखिए, मैं तीन चीज पूछा गया, मैं तीनों का जवाब देता हूँ। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, समाजवादी पार्टी इस हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करती है, लेकिन अपने हक और अधिकार को लेकर के सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, इस सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन, क्रांति करनी होगी। पहली चीज सुनिए, इन्होंने कहा कि कैसे लोग जो है आज इतने अमीर हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी 35 साल तक भीख मांग करके कैसे उन्होंने कहा भिक्षा मांग करके हमने जीवन यापन किया है। उन्होंने कहा है कि चाय बेच करके मैंने बड़ा संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया। 10 लाख का सूट कहां से आया है, ये बताने का प्रयास करेंगे। जो उनके ऐसो आराम वो कहां से आया है? ठीक है विनय जी, मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।